इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने साइंस लिया था 12th में और उसके साथ फिर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री। तो कभी भी 10th स्टैंडर्ड के बाद बस एक मैंने किया था, 12th स्टैंडर्ड में मैंने ऑप्शनल जो लेते हैं वो मैंने इकोनॉमिक्स लिया था 11th में। उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे सोशल साइंसेस से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं आया था, कॉलेज में तो फिर छूट ही गया। जब मैंने इन विषयों को यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया, जैसे इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, बहुत सी चीज़ें हैं, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जब इनको मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये सब्जेक्ट मुझसे बातें करते हैं। आपको आपसे बोल्ड बात नहीं करेगा, पर आपसे शहीद भगत सिंह बात करेंगे, गांधी जी आपसे बात करेंगे। जब आप पढ़ेंगे कि गांधी जी दांडी मार्च में निकले थे तो आप सोचेंगे कि ऐसा उनके मन में क्या था कि बिना चप्पल पहने वो एक नमक के लिए निकल पड़े और वहां से उठाकर कहने लगे कि ये नमक ही है जो हमें आजादी दिलाएगा। तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या ऐसे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, ये आपसे बात करते हैं, ये आपसे इंटरैक्ट करते हैं और आपको इंस्पायर भी बेहद करते हैं। ये फर्क आ जाता है हम किसी तकनीकी विषय को पढ़ने, या सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ ग्रे एरियाज। जब हम साइंस मैथ्स पढ़ते हैं तो 2 + 2 = 4, दैट्स इट, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर ग्रे एरियाज। एंड तब आपको समझ में आता है कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। कोई भी चीज डायरेक्ट आपको ये दिख रही हो वही सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आपको ये समझ में आता है कि हमारा ये जो देश है, जिसे हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो स्लोगन हम सब जानते हैं, पर इसको रिस्पेक्ट करना सोशल साइंसेस सिखाता है कि अगर किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी इंसान हो, वो डाइवर्सिटी हमें समझ में आती है कि अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ, वो चीज कह रहे हैं, तो शायद उनके दिमाग में भी वो चीज, कुछ किसी चीज के बारे में वो सोचे होंगे तब ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो रिस्पेक्ट आती है डाइवर्सिटी को लेकर के, ये भी आपको सोशल साइंसेस सिखाता है। तो social sciences changes you. It changes you, seriously. It changes your mindset, the way you think about the world. बहुत बहुत बदल देता है आपको। बहुत बढ़िया जवाब है। मुझे लगता है कि इस जवाब को सुनने के बाद यहाँ पे बैठे हुए कई लोग जिन्हें सोशल साइंस और यूपीएससी के विषयों की पढ़ाई इतनी प्रासंगिक या रोचक नहीं लगती, वो अपनी रुचि इस विषय में जगा पाएंगे। और जो इन्होंने बताया था पिछले सवालों के उत्तर में कि क्यों आप किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं और किसी कार्य को करने के लिए आपका क्या नजरिया होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, दैट डिटरमाइंस सक्सेस। तो रुचि जगाने के साथ साथ आप नई दृष्टि से उसको देखकर और क्यों पता करके इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यकीनन इनके द्वारा दिए गए सभी जो जवाब थे ये अपने अपने स्तर पे बहुत ही प्रेरणादायी थे। और अब मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप एक एक करके हाथ उठा सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछने। और अनुरोध एक छोटा सा इतना ही है कि परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी सृष्टि जी के कई वीडियो टॉक्स आपको मिल जाएंगे, अखबारों में भी हो चुके हैं और अलग अलग जगह पे भी ये टॉक दे रही है, वहां से मिल जाएगा। तो इस विषय जो आज का विषय है यंग इंडिया बिग ड्रीम्स, इससे संबंधित अगर कोई सवाल आप सृष्टि जी से साझा करना चाहें तो आप कृपया अपना हाथ उठा सकते, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने से पहले अपना नाम बता के अपने को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन। मैं रिट्रीट कर दूंगा। नूतन कॉलेज से सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीएससी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जब यूपीएससी की जर्नी भी होती है तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने स्टार्ट की तो कि जब आपने तैयारी शुरू की तो किन किन चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा? देखिए क्या है, जब एक बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाते हैं ना तो लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा काम हम मिस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो त्याग छोटे छोटे, अभी मैं आपको बताऊंगी, वो उस टाइम पे इतने बड़े लगते थे, सच बताऊं लगता था कि यार क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे त्याग हैं। सोशल गैदरिंग से दूर रहना पड़ता था। मम्मी पापा बोलते थे बेटा दोस्त के बेटे की शादी है, मेरी फ्रेंड है, आपकी भी फ्रेंड है, उनकी शादी है, आपको चलना है। बट फिर आई यूज्ड टू से कि नहीं हो पाएगा। दिक्कत क्या होती है कि वो टाइम तो ठीक है, 2 घंटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, 1 घंटा भले आप घर पे बैठ के चिल ही कर रहे हो, लेकिन अब जब आप किसी बाहर जाते हैं, किसी नए लोगों से मिलते हैं तो दिमाग आपका वही सोचता रहता है। जाने के पहले का 1 घंटा, उधर का वक्त और आने के बाद का वक्त,
को अवॉइड करने के लिए मैंने ये कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ, मेरे जो 1-2 करीबी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही मैं कांटेक्ट में रही, और मम्मी पापा फैमिली उनके साथ। तो यही है छोटे छोटे त्याग कि बाहर ज़्यादा नहीं वो किया, और थोड़ा सोशल मीडिया को मैंने उनसे मैं दूरी बना के रखी, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल हमें हेल्प करता है कि हम अपने दोस्तों से जुड़े रहें और कहीं ना कहीं उनसे बातें करते रहें, लेकिन मैं कहूँगी अगर आप किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका समय, एनर्जी, टाइम, ब्रेन सब कुछ किसी एक चीज के लिए सोचे, तो सोशल मीडिया शायद उस वक्त के लिए आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आप अपना थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे 1-2 साल, हो सकता है शायद आई विल बी पेड ऑफ फॉर इट, एंड आई एम लकी विद गॉड्स ब्लेसिंग्स कि वो चीजें आज की वो वाली 2017 वाली सृष्टि को कि थैंक यू यार तूने थोड़े बहुत सैक्रिफाइस कर लिए, बट इट इज पेइंग ऑफ। सो इंस्टीट्यूट्स, गाइडिंग इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स, मेंटर्स, ये चीज है, बट काफी चीज हम देख रहे हैं कमर्शियलाइज भी हो रही है। तो उसमें अगर मैं थोड़ा अपना व्यू पॉइंट दूं तो ये कहूंगी कि हम जब किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, वी आर न्यू टू इट, तो हमें नहीं पता होता है कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं है। उसमें आपको कोचिंग गाइड करेगी, आपका एक गाइडिंग लाइट बन जाएगी, आपको एक रास्ता दिखा देगी, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद। आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, नहीं। आप सेल्फ स्टडी में कितने आवर्स दे रहे हैं और कैसे उन टॉपिक्स को खुद समझकर खुद लिख पा रहे हैं, वो ही आपको सफलता दिलवाएगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेलेवेंस उस तक है कि आपको वो गाइड करे, उसके आगे की जर्नी आपको खुद तय करनी है। तो आप डिपेंड हो सकते हैं, मतलब एक छोटे स्तर पर उन पर कह सकते हैं कि ठीक है मुझे गाइडिंग मिल जाएगा, पर पूरा आप उस कोचिंग पर ना डिपेंड हो, और जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन करने की पहले आप सोच रहे हैं, पहले आप जान लीजिए उनका कैसा मटेरियल है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वहाँ पर सही मेंटर्स आपको पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम अपना वक्त और मनी तो हम देते हैं, हम अपना वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम उनको दे रहे हैं। तो आप जब भी क्लास अटेंड करें पूरे अटेंटिवनेस के साथ करें और जांच करें, कोचिंग ज्वाइन करें, लेकिन एक बात ध्यान रखिए आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेसफुल कराएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कैसे पढ़ें एंड रिवाइज करें, ये सवाल तो रहता है मन में, और मैं कहूँगी अंत तक जब तक अंदर भी घुसते हैं ना पेपर देने के, तब भी अपने आप पे डाउट होता रहता है कि कुछ छूटा तो नहीं। तो ये चीज तो जायज, मतलब ये कहें कि होंगी, या ह्यूमंस तो ये चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिनसे टैकल हो, जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। टेक आउट योर सिलेबस, टेक आउट बुक्स, देखिए कि आपको ये बुक को अगर आप बुक कवर, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको कवर टू कवर पढ़ना है, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको केवल रेफर करना है, तो आप उसको बांट लीजिए, अपना समय आप बांट लीजिए कि कितना समय मैं इस टॉपिक को दूंगी तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे करके मैंने अपने डेली के, वीकली के और मंथली विजन रखा कि इतने महीने में मैं इतनी चीज कर लूंगी, और डेली प्लान बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर हम सोचते हैं कि हम एक रूटीन बना लें और टाइम टेबल बना लें और सातों दिन फॉलो कर लें, तो वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो एक सोने के पहले आधा घंटा मैं अपनी चीजें लिख लेती थी, टू डू लिस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको लिख लिया, ये करना है, ये करना है, इस वक्त में करना है। तो उससे क्या होता था, जब मैं नए दिन सुबह उठती थी तब आई हैड थिंग्स इन माइंड, थिंग्स इन माय हैंड्स कि हाँ दीस आर द थिंग्स आई हैव टू डू, सो उस अकॉर्डिंगली मैं प्लान करती हूँ। तो ऐसे अपने सब्जेक्ट्स को, बुक्स को, नोट्स को डिवाइड कर लीजिए टाइम फ्रेम में, जितना टाइम आपके पास है और उतना समय उसको दीजिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प यू गेट अ ग्रास्प ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और बहुत बड़ा हुआ नहीं बनाना है दिमाग में, हाई इतने सारे सब्जेक्ट है कैसे करूंगी, नहीं, हो जाता है, मुझसे भी हो गया, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, नंबर 1, एंड प्लानिंग, नंबर 2। They want like very factual facts in their attitude. So